हाय गाइस, तो कैसे आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र मतलब एसएसटी का अर्थशास्त्र। ठीक है, उसका हम चैप्टर सेकंड आज देखने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं जिस जिस टॉपिक से, वो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर था विकास, वो मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मतलब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब जो टॉपिक होते हैं वो मैंने अच्छे से समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आप वहाँ पे देख लेना और एक बार चेक ज़रूर कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे हमारा चैप्टर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के जो अर्थव्यवस्था है इसके क्षेत्रक है कितने, 3 क्षेत्रक है। कितने क्षेत्रक है, 3 क्षेत्रक है, 1 2 3। कितने क्षेत्रक है, 3 क्षेत्रक है। एक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ओके, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है, जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। मतलब एक क्षेत्र के 2 नाम हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र से जानते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कहीं आया कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका सेकंड चैप्टर है द्वितीय जो आपका क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, उसको हम जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र से। जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसके भी 2 नाम हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका तृतीय क्षेत्रक है उसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्रक। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको इनके दोनों नेम अच्छे से पता होने चाहिए कि प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय के अलग अलग कौन कौन से नेम हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब वो होता है जो हम प्राकृतिक द्वारा कुछ हमें मिलता है, फिर उससे हम जो निर्माण करते हैं, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। मतलब समझो जैसे कृषि है ना, कृषि में वो जो हमारा खेत है, जो हमारी ज़मीन है, वो तो प्राकृतिक है ना, और उसमें हम गेहूँ अनाज कुछ भी उगा रहे हैं, तो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र के ये सारे उदाहरण हैं, और द्वितीय क्षेत्र के ये सारे उदाहरण हैं, और तृतीय क्षेत्र के ये सारे उदाहरण हैं। आप अच्छे से उदाहरण देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि इस क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, या इस क्षेत्र का ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसे आएगा आपके साथ कि असंगत छांटिए। मतलब आपको दे रखा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में ये सारे, एक तो ये सारे दे रखे होंगे, इसमें एक परिवहन भी दे रखा होगा, तो इसमें असंगत क्या है, ये तो सारे सही है, लेकिन असंगत आपका क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। तो असंगत का आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके सारे जो उदाहरण हैं वो अच्छे से देख लेने हैं। अभी हम विस्तार से समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, और इनमें जो वस्तु का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होती है। ओके, तो देखो, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है वह क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या होते हैं, जैसे जल और ज़मीन, और हम बोल सकते हैं वायु, ये सब हमारे क्या प्राकृतिक संसाधन है। इनको मानव नहीं बना रहा है, ये प्राकृतिक द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इन साधनों का उपयोग करके क्या बनाया जा रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। जब प्राकृतिक संसाधन द्वारा उपयोग करके किसी वस्तु का क्या बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और इसको कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र से भी जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं इसको कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो, द्वितीय क्षेत्र हमारा क्या होता है, सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में किसी इंसान ने क्या किया, उसके पास ज़मीन थी, प्राकृतिक क्षेत्र में उसके पास खेत था। ठीक है, उसने गेहूँ उगाए, बहुत सारे गेहूँ उगा दिए। अब जो गेहूँ उगा रहा है वो ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो गेहूँ भी उगा रहा है, वही उसका आटा भी बना रहा है ना, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो गेहूँ उगाएगा, फिर गेहूँ को दूसरे व्यापारी उसको बेचेगा, फिर वो और दूसरे व्यापारी के पास बेचेगा, फिर उसका क्या होगा, विनिर्माण होगा। मतलब उस गेहूँ से क्या बनेगा, आटा बनेगा, है ना। तो यहाँ तक जो गेहूँ उगाने तक की जो प्रक्रिया थी वो तो आ जाएगी आपके प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, और जो वहाँ पे आटा बन रहा है, मतलब जो आपने प्राथमिक क्षेत्र में पहले गेहूँ उगाया,
फिर उसी प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जो आपने उगाया उससे क्या बन रहा है, आटा बन रहा है। तो वो जो आटा बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, द्वितीय क्षेत्र में बन रहा है, ठीक है। और जो आटा बन चुका है उसको जब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं, मतलब जो एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं दुकानों वगैरह में, तो वो किसके सहायक, मतलब किसके द्वारा लेकर जा रहे हैं, ट्रक से, ट्रेन से, है ना। ऐसे ऐसे जो मतलब जो हमें सेवा देते हैं, अगर हमारे पास ट्रक है तो हम अपने अनाज को लेकर जाएंगे दूसरी दुकानों पे बेचेंगे उसको, है ना। तो ये हमें क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्र हमारा क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। ओके, इस तरीके से आपको ये समझने थे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसको पूरी समरी एक बार आपको अच्छे से और बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ज़मीन है, ठीक है। एक मिनट, हमारे पास क्या है, ज़मीन है। और ज़मीन क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ज़मीन हमारी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। हमारे पास ये ज़मीन है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने, मतलब जो किसान होते हैं, उन्होंने क्या उगाए, अनाज उगाए, ठीक है। तो उन्होंने जो अनाज उगाए, इस अनाज को ले जाके उन्होंने मार्केट में बेच दिए। उसके बदले इनको तो पैसे मिल गए और उनको अनाज मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पे इन्होंने अनाज बेचा है वो क्या करेंगे, इस अनाज से क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे इस अनाज से, ठीक है। और फिर जो आटा बना उसको वो कहाँ पर बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे। जो बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं जहाँ पे हमें, मतलब हमारा राशन जहाँ पे हमें मिलता है, वहाँ पे उन्होंने मार्केट में इस आटे को बेच दिया। तो उसके बदले भी इनको क्या मिल गए, पैसे मिल गए, ठीक है। अब इसमें बताते हैं इनमें क्षेत्रकों का क्या काम है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक के जो हमें संसाधन है उससे यहाँ पे क्या बनाया, अनाज बनाया। ओके, इतना इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बेचा, वो अनाज को क्या कर दिया, बेच दिया, है ना। फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या हुआ, उस अनाज को आटा बनाया गया। तो वो क्या किसानों ने बनाया आटा, नहीं, किसानों ने नहीं बनाया, वो किसने बनाया, और किसी ने बनाया, जो विनिर्माण, जो जिसका विनिर्माण काम होता उन्होंने बनाया ये, ठीक है। फिर उन्होंने आटा बनाया, उसको किसके द्वारा, जैसे आप ले सकते हो ट्रक के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, इससे क्या किया, उसको बेच दिया। कहाँ पे बेच दिया, मार्केट में बेच दिया, जिससे वो आटा किसको मिलने लगा, जो हमारे नॉर्मल लोग हैं उनको आराम से वो आटा मिलने लगा, है ना। जैसे अगर हम अपने नियर शॉप पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे आटा मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो, अब आपने कभी ऐसा सोचा है वो आटा कितना, मतलब कितने उसने स्टेप चले होंगे जब जाके हमें यहाँ पे मिल रहा है। पहले उसको किसानों ने उगाया, ठीक है, फिर उसका आटा बना, फिर वहाँ पे उसका संसाधन द्वारा किसी, जैसे बस, ट्रेन आदि के द्वारा यहाँ पे हमारे पास आ गए, फिर हम उसको खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये 3 स्टेप है ना, इसमें किसका यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है आपका इसका अर्थव्यवस्था के जो आपके क्षेत्रक है इनका यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से समझ आ गया तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो सेवा क्षेत्र होते हैं, जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या, मतलब उसमें कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। देखो, क्या है हमारा तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो हमें सेवा कौन कौन दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है, वकील दे रहा है ना, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर विकसित करने, ये सब क्या है, हमें सेवा दे रहे हैं। ये सारे हमें क्या कर रहे हैं, टीचर हमें सेवा दे रहा है ना, टीचर हमें पढ़ा रहा है तभी तो हमें सेवा दे रहा है ना टीचर भी। तो इस तरीके से ये सारे आप क्या आएंगे, सेवा क्षेत्र में। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे यहाँ पे ये सारे उदाहरण हैं आपके पास, ठीक है, ये 3 उदाहरण हैं और मैं इनमें आपको बोल देती हूँ, क्या बोल सकती हूँ मैं इनमें, इनको मैं, एक मिनट, इनमें मैं आपको डेयरी बोल देती हूँ, ठीक है, डेयरी। तो ये तो सारे आपके क्या होते हैं, एक मिनट, ये सारे तो आपके क्या हैं, तृतीय क्षेत्र है। और डेयरी आपका क्या है, डेयरी आपका क्या है, तो आपको वो बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पीछे जो आपकी जो पहली वाली कॉपी थी इसमें आपको अच्छे से समझा दिया डेयरी क्या है, तो आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें, तो ये तीनों सेम है, ये तीनों यहाँ पे सेम है, लेकिन डेयरी अलग है। तो डेयरी हमारी किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है कमेंट में, ओके। इसके बाद हम आते हैं अगली शीट पे। इसी तरीके से आपका एक इम्पॉर्टेंट है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र मतलब हमारे कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है, तो इन तीनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य, उत्पादित इन तीनों क्षेत्र द्वारा जो लास्ट, मतलब जो लास्ट प्रोसेस है और जो सेवा वगैरह है, अंतिम वस्तु जैसे आटा, आटा हमारा
सॉरी बिस्किट आप समझो, बिस्किट हमें जो मिल रही है वो हमारी अंतिम वस्तु है, उसके पीछे आटा लगा, फिर उसके कितनी मेहनत वगैरह लगी, वो सारा उसका बीच का है, वो मध्य में आ जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वस्तु आपकी क्या होगी, बिस्किट। और इसमें सेवाओं द्वारा उस वर्ष के देश का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। एक बार इसको आप खुद रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो इसमें एक आपका 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ रहा है कि भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, कौन से क्षेत्र में हुई है, आपके तृतीय क्षेत्र में हुई है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भारत में किस क्षेत्र की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, किसकी हुई है सबसे अधिक, तृतीय क्षेत्र की, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पे तीव्र वृद्धि के कारण, जैसे ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको भी स्किप करना है, इसको आप खुद पढ़ोगे, इसको अभी स्किप करो, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ोगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आओगे आप कि देखो यहाँ पे आपको कुछ जैसे बेरोज़गारी होते, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है, फिर इनके भी टाइप होते हैं। तो मैं आपको एक बेरोज़गारी बताती हूँ, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, छिपी बेरोज़गारी और अल्प बेरोज़गारी, ठीक है। अगर आपके पास प्रच्छन्न, छिपी और अल्प, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, प्रच्छन्न, छिपी और अल्प बेरोज़गारी। ये तीनों जहाँ पे भी ये वर्ड दिख जाए आपको इसमें सेम टू सेम लिखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि इनके नेम अलग है ना, इनके नेम अलग है लेकिन जो इनके टॉपिक है वो एक ही है। अल्प बेरोज़गारी, छिपी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी एक ही होती है, ठीक है। अब देखो हमारी अल्प बेरोज़गारी क्या होती है, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके आपको समझाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे एक भूमि है, ठीक है, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लोग कितने क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना 500 रुपये का काम हो रहा है। जब 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 500 रुपये का काम हो रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति को तो आपको नहीं जोड़ना है, यहाँ पे इस भूमि में 5 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उनको 500 रुपये मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो काम हो रहा है उस प्रक्रिया से आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और इनमें से अगर 2 व्यक्ति चले जाते हैं, इनमें से 2 व्यक्ति चले गए तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बचे, 3 व्यक्ति बचे। और जब वो 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तब भी उनको 500 रुपये मिल रहे हैं, है ना। तो ये 2 व्यक्ति अगर रहें या ना रहें तो फिर भी मतलब वही काम हो रहा है ना। एक बार फिर से समझो, जैसे किसी जगह पर आपके कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना। किसी जगह पर 5 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 2 लोग चले जाते हैं तो उधर जो जगह पे जो काम हो रहा है ना वो रुकता नहीं है, वो जैसे पहले 5 लोगों की तरह कर रहा था वैसा अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 2 लोग चले गए तो वहाँ पे काम धीमा पड़ जाएगा या काम में जो प्रक्रिया थी वो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार रीड करो, यानी उसके बाद देखते हैं फिर। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अल्प बेरोजगारी, ठीक है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपको यही बताया था, अगर 5 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से 2 लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रक्रिया जो वहाँ पे काम हो रहा है उसमें कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि वहाँ पे 2 लोग चले गए तो वहाँ पे काम मंदा हो जाएगा या धीमा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं छिपी बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी, इतना आपको पता होना चाहिए। एक मैं आपको और बताती हूँ एक्स्ट्रा, ये मैंने आपको अभी कितने बताया, 3 नेम बताइए और ये तीनों ही सेम है, ठीक है। अगर आपके पास प्रच्छन्न आए, अल्प आए और छिपी आए तो आप समझ जाना कि इसमें आपको इसी तरीके से बताना है। एक होती है खुली बेरोज़गारी, ठीक है, उसमें क्या होता है वो काम करना तो चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। जैसे सपोज़ करो कोई इंसान है वो काम करना तो चाह रहा है कि हाँ मुझे काम मिल जाए, लेकिन उसको कोई काम ही नहीं मिलता, तो वो क्या है, खुली बेरोज़गारी है, वो खुली बेरोज़गारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खुली बेरोज़गारी बोलते हैं। और इसी तरीके से एक होती है जो मैंने अभी आपको प्रच्छन्न बेरोज़गारी बताई, उसमें क्या होता है हमारा, वो जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमता से कम काम करता है। जो व्यक्ति है इसमें जो 5 व्यक्ति थे वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, गुप्त बेरोज़गारी, छिपी बेरोज़गारी और अल्प बेरोज़गारी। अल्प और गुप्त एक ही होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आना जाना चाहिए।
अब इसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये कब आपका स्टार्ट हुआ? 2005 में। कब स्टार्ट हुआ? 2005 में, जिसको मनरेगा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 2009 में मनरेगा नाम को हटाकर क्या कर दिया गया? नरेगा कर दिया गया। नरेगा 2009 में मनरेगा को हटाकर नरेगा कर दिया गया। ओके, तो इसमें क्या था आपका? केंद्र सरकार ने भारत के 20 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया। जो 20 जिले हैं, मतलब जो बहुत पिछड़े ज़िले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जैसे आंध्र प्रदेश में कुछ पिछड़े ज़िले हैं जिन पे भारत सरकार की नज़र नहीं जाती, वहाँ पे बहुत गरीबी है या वहाँ पे किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे केंद्र जो सरकार होती है उन्होंने क्या किया? उन ज़िलों में काम का अधिकार लागू किया कि हाँ, यहाँ पे काम है, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो काम का अधिकार जो इन्होंने लागू किया, उस काम के अधिकार में क्या था? जो भी सक्षम और ज़रूरतमंद बेरोज़गार होते थे, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको रोज़गार की ज़रूरत है लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो बेरोज़गार बैठा हुआ है, ठीक है। उन लोगों को और वो किसके लिए? ये बेसिकली ये स्टार्ट किसके लिए हुआ था? ये वाला जो अधिनियम था, ये सिर्फ हुआ था ग्रामीण लोगों के लिए, जो गांव में पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, मतलब पिछड़ी जाति जो होते हैं, जो बहुत हम बोल सकते हैं कि बहुत गरीब जो होते हैं ना, जिनको गांव में रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन लोगों के लिए ये स्टार्ट हुआ था 2005 में, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ से तो आपको समझ आ गया। और यहाँ पे सक्षम और ज़रूरतमंद बेरोज़गार होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, ग्रामीण लोगों को प्रत्येक 100 दिन में रोज़गार मिलेगा। जो हमारे 1 साल है, 1 साल जो हमारी, उसमें 100 दिन इनको क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा। और ये इन्होंने गारंटी ली थी, सरकार ने गारंटी दी थी कि आपको 100 दिन रोज़गार मिलेगा। अगर आपको इन 100 दिन रोज़गार नहीं मिलता है तो आपको जो एक दिन में, जैसे एक दिन में कितने पैसे मिल रहे हैं? 200 रुपये मिल रहे हैं, तो वो आपको 200 रुपये मिलेंगे, मतलब उसका भत्ता आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, यहाँ पे क्या था? जो भी इस अधिनियम में क्या था? जो भी बेरोज़गार लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है? यहाँ पे 100 दिन काम करने के लिए रोज़गार दिया जाता है, ठीक है। अगर इनको 100 दिन काम करने के लिए रोज़गार नहीं मिल रहा तो इनको क्या मिलेगा? असफल रहने पर बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? बेरोज़गारी भत्ता, मतलब उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं मिला तो वहाँ पे वो क्या नहीं कर सकते, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे इसमें, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। 2005 में इसको क्या बोला जाता था? मनरेगा। 2005 में मनरेगा, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, मनरेगा। और 2009 में इसको क्या बोला जा रहा है? 2009 में जो इसका माह है इसको हटा दिया गया है, इधर लिख दिया इसको नरेगा। 2005 में इसको क्या बोला जाता था? मनरेगा। 2009 में इसको मनरेगा हटा के क्या कर दिया गया? नरेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक बहुत मतलब ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, क्योंकि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया, प्री बोर्ड में, मिड टर्म में भी, मतलब इससे कोई ना कोई आपके पास क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन जो आता है आपका 3 to 2 मार्क में आता है, ये 2 मार्क में। इन 2 नंबर में आपको अगर ये क्वेश्चन मिल रहा है तो ईजी है, तो आप अच्छे से कोशिश करो कि इसको अच्छा पक्का बना लो, है ना। तो इसमें आपको जो सार्वजनिक क्षेत्रक है, इसमें तो सार्वजनिक जो क्षेत्रक होते हैं उनमें वो किसके अंडर होते हैं? सरकार के अंडर होते हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वो सरकार के अंडर है। वहाँ पे हर व्यक्ति आ सकता है, हर व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी उनको क्या नहीं करना पड़ेगा। और जो सरकार के द्वारा जो होता है, एक बार फिर से बताती हूँ आपको। ये देखो, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो किसके अंडर होता है? सरकार के अंडर होता है, ठीक है। तो जो सरकार, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसे लेते हैं हमसे वो बहुत मतलब कम होते हैं ना, क्योंकि वो सरकार क्या सोचती है कि जो हमारा देश है वहाँ पे मतलब इतना हर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है ना, तो नहीं दे सकता उतने पैसे, है ना। तो ज़्यादातर लोग गरीब होते तो वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो पैसे जो होते हैं वो उनकी लिमिट में रहते हैं,
है ना। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ी सफल रही होंगी, क्योंकि ना अगर एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो पहले हम इसी को पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उन पे किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे हॉस्पिटल है तो वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे किसका नियंत्रण है? वो किसके अंडर है? सरकार के अंडर है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। कौन उपलब्ध कराती है? सरकार। जो वहाँ पे जो भी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? सरकार उपलब्ध कराती है, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक कल्याण। मतलब जो हमारा समाज है वहाँ पे कल्याण हो, है ना। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें हम इसलिए तो अपने फॉर्म डालते हैं ताकि उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो जो वो सरकारी योजनाएं निकलती हैं वो हमारा कल्याण करना चाहती हैं, हमारा जो समाज है उसमें वो कल्याण करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हो गया। फिर रोज़गार की सुरक्षा दी जाती है। जो हम अगर अपने कहाँ पे करते हैं, सरकारी काम करते हैं हम कोई भी, तो वहाँ पे जो हमारा रोज़गार है वो क्या होता है? सुरक्षित होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम लगा 4 दिन छुट्टी, 2 दिन काम लगा 5 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं। तो वो क्या है? रोज़गार क्या होता है? सुरक्षित होता है, ठीक है। इसमें सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती है। जैसे आप जैसे टीचर की ड्यूटी मान लो, ठीक है। वहाँ पे क्या है? पूरे संडे में पूरे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती है ना, 1 दिन की आपको छुट्टी मिलती है सवेतन। ऐसे नहीं कि आपने संडे की छुट्टी कर ली तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पैसे नहीं मिलेंगे और आपको छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है। ऐसे होता है सवेतन छुट्टी। और उसमें जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं, पेंशन आदि की सुविधाएं होती हैं, तो ये अन्य सेवाएं भी आपको दी जाती हैं। किस में दी जाती हैं? ये सार्वजनिक क्षेत्र में। इसी का ही उल्टा है आपका निजी क्षेत्र। जो आपका निजी क्षेत्र होता है इसमें जो आपकी परिसंपत्तियाँ मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? निजी स्वामित्व में होती है। निजी मतलब एक कंपनी उसको वो करती है, अंडर कंपनी के अंडर होती है या किसी व्यक्ति के अंडर होती है, ठीक है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका निजी क्षेत्र में होता है वो किसके अंडर होता है? कंपनी, किसी कंपनी के या किसी व्यक्ति के अंडर होता है, ठीक है। तो इसका ये हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट। इसका जो थर्ड है, जो निजी क्षेत्र होता है इसमें वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि उनका लाभ हो, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। मतलब वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा लाभ मिले, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। इसके बाद आपका जो फोर्थ है, इसमें जो रोज़गार और जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं? असुरक्षित होते हैं। जो आपका रोज़गार है वो मतलब ऐसा होता है जैसे मतलब असुरक्षित होता है। इसमें जो श्रमिक होते हैं वो भी असुरक्षित होते हैं, ठीक है। रोज़गार जैसे आपको मैं जैसे बता सकती हूँ कि जैसे उसमें आपको 2 दिन का काम मिल रहा है और उसमें फिर 1 दिन की छुट्टी हो रही है, फिर उसमें 2 दिन का काम मिल रहा है, फिर छुट्टी हो रही है। ये सारा क्या है? ये असुरक्षित रोज़गार है ना, कि मतलब नियमित रोज़गार नहीं, ये असुरक्षित रोज़गार है, ठीक है। और इसमें सवेतन छुट्टी और अन्य सेवाएं जैसी कोई भी और अन्य सेवाएं जैसी कोई कुछ भी नहीं दिया जाता। मतलब इसमें ना सवेतन छुट्टी दी जाती है, मतलब आपके सातों के सातों दिन आपको काम करना पड़ेगा, और इसमें पेंशन आदि की कोई भी सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ये छोटा सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित वो होता है जो सरकारी होता है ना, और असंगठित वो होता है जो सरकारी नहीं होता है, सरकारी नहीं होता। संगठित मतलब सरकारी और असंगठित मतलब जो सरकारी नहीं होता, जो प्राइवेट होता है, ठीक है। जो हमारा संगठित क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है? अधिक वेतन प्राप्ति होती है। इसमें मतलब काफ़ी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो ये सारी नॉर्मली है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं वही करो, आप इसमें अपने भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें अधिक वेतन प्राप्ति, उसमें कम वेतन प्राप्ति होती है, जो आपका असंगठित क्षेत्र होता है। और संगठित मतलब जो आपकी सरकारी, जो सरकार द्वारा कोई सी भी नौकरी मिलती है तो वो नौकरी क्या होती है? सुरक्षित होती है ना। वो नौकरी क्या होती है? सुरक्षित होती है। और यहाँ पे नौकरी सुरक्षित नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, आपकी बुक में भी उदाहरण है। कोई लेडी है, ठीक है, तो वो कहीं पे काम कर रही है, तो उसको वो कहाँ पे? सरकारी क्षेत्र में, मतलब वो सरकारी काम करते हैं तो उसकी नौकरी तो सुरक्षित है, ठीक। और वहीं पे एक कोई लड़का है, वो किसी दुकान में काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या उसकी नौकरी सुरक्षित है? और जब वो जो उसका लड़के का मालिक है, वो जब भी उसका मन करेगा वो उसको काम से हटा भी सकता है ना। तो ये क्या है? आपका असुरक्षित है, असुरक्षित है। और ये क्या है? आपका सुरक्षित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बताना था। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती है, जैसे, और यहाँ पे कार्य की मतलब सही स्थितियाँ नहीं होती। यहाँ पे जो आपकी सरकारी नौकरी होती है उसमें
जो होता है ना कार्य थोड़ा ठीक होता है, ठीक तरीके से आपको कहीं पे जगह मिलेगी देन आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा या आपको कुछ समझाना पड़ेगा, ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ी कार्य की स्थितियाँ ख़राब होती हैं। जैसे कोई होटल है तो वहाँ पे अगर कोई असंगठित क्षेत्र का कोई जैसे बच्चा है तो वहाँ पे वो बच्चा काम कर रहा है, तो वो किस लिए काम कर रहा है, बर्तन वगैरह धो रहा है, तो वो क्या उसकी अच्छी स्थितियाँ हैं, वहाँ पे कार्य करने की स्थितियाँ अच्छी नहीं है ना। लेकिन वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपके असंगठित क्षेत्र में, जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे ये सब होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका होता है इसके बाद जो आपका आ रहा है 4th पॉइंट, इसमें कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है। कर्मचारी योजनाएं मतलब कि जैसे कर्मचारी योजनाएं हम बोल सकते हैं, जैसे आपको पेंशन आदि मिलती है या आपको छुट्टी वगैरह मिलती है, ये सब इसमें लाभ होते हैं। इसमें ये सब लाभ नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कार्य अवधि घंटे निश्चित होते हैं, जैसे आपको निश्चित घंटे हैं कि आपको 9 बजे जाना है और 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, ऐसा आपका इसमें होता है। ठीक है, और जो आपका असंगठित क्षेत्र है इसमें क्या होता है, आप कभी भी जा रहे हो, जैसे आप 8 बजे जा रहे हो और आपकी छुट्टी 10 बजे हो रही है, 9 बजे हो रही है, ये क्या है आपका नियमित, मतलब जो निश्चित नहीं है, ये कार्य की अवधि आपकी निश्चित नहीं है ना। यहाँ पे कार्य की अवधि निश्चित है, यहाँ पे कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने ये वाला टॉपिक आपको पहले अच्छे से समझा दिया है, ये वाला राष्ट्रीय रोज़गार वाला। ठीक है, इसमें 100 दिन का कार्य होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाता है। ये गाँव के पास होता है, जो गाँव वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है 1/3, और यहाँ पे गरीबों के लिए ये रोज़गार प्रदान किया जाता है। तो मैंने ये आपको अच्छे से ऊपर समझा दिया है, वहीं से आप देख सकते हो इसको। देन इसके बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है हमारा दोहरी गणना। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी हम देख लेते हैं, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या कब होती है, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न कब होती है? ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। उत्पादन मूल्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पादन के मूल्य की ही गणना की जाती है। तो इसमें जो दोहरी गणना की समस्या होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके। ठीक है, और इसमें जो अंतिम में आपकी गणना की जाती है वो किसकी, अंतिम उत्पादन की मूल्य की आपकी गणना की जाती है। ठीक है, तो इसमें था ये दोहरी गणना के बारे में। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है ये अन्य क्षेत्रों से अलग क्यों है ना। इसे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो तृतीय क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्र से अलग क्यों है, और तृतीय क्षेत्र को ज़्यादा क्या, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ज़्यादा वो क्यों दी जाती है, मान्यता क्यों दी जाती है, और मतलब ऐसा है कि तृतीय क्षेत्र को ही सबसे वो मतलब आगे क्यों रखा जाता है ना अन्य क्षेत्रों से, और जो हमारे उत्पादन है उसमें तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है। ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके 3 और 5 मार्क में आ सकता है। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसकी लिंक भी मैं आपको इसमें पिन कर दूंगी, तो वहाँ पे आप देख लेना। कमेंट में पिन कर दूंगी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे तो मैंने उसके सारे ऐसे आपको नोट्स बताए कि हाँ ये सारे आपको इन टॉपिकों के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, बाकी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। जो इसका ये वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे देख लेना, मैं उसको पिन कर दूँगी कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। बाय।